नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सियासत की नई सनसनी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की। साध्वी प्रज्ञा ने आज भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ पर्चा दाखिल किया। साध्वी का दावा है कि उनके पास पैसे नहीं है, लिहाजा वो जनता से मिले चंदे के सहारे चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने झोली फैलाकर अपने समर्थकों से मदद की अपील की। लेकिन दूसरी ओर साध्वी के बयानों से पूरे देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग उन्हें 2-2 नोटिस थमा चुका है, लेकिन साध्वी के जोश में फिलहाल कोई कमी नहीं दिख रही। विरोधी उनके चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ये कहकर साध्वी का बचाव कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बनाया गया केस ही फर्जी था। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या साध्वी के बहाने हिंदू टेरर का हवा खड़ा किया गया? दूसरा सवाल, क्या साध्वी की 9 साल की जेल बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा? तीसरा सवाल, क्या अगले चरणों में साध्वी से सहानुभूति का फायदा बीजेपी को मिलेगा? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ आज होगी बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, साध्वी पर बवाल, भगवा पर सवाल। व्हीलचेयर पर चलकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल कलेक्ट्रेट पहुंची। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने मुहूर्त के मुताबिक मंत्रोच्चार के बीच पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिले के बाद उन्होंने झोली फैलाकर समर्थकों से चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद की अपील की। मैं अपनी जो झोली है मैं फैलाती हूँ, आप मुझे अपनी तरफ से पूरा योगदान जो दे सकते सभी को जो भी श्रद्धा है सब लोग। हालांकि साध्वी विधिवत रूप से पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, जिस पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में दावा किया कि साध्वी को फर्जी केस में फंसाया गया था। एक फर्जी केस बनाया गया था, हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। अमित शाह तो यहां तक दावा कर गए कि असली गुनहगारों को साजिश के तहत छोड़ा गया। समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। लेकिन अमित शाह का यह बयान सामने आते ही विपक्ष के हमले और तेज हो गए। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि अगर साध्वी निर्दोष हैं तो उन पर केस क्यों चल रहा है? अमित शाह को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा अगर इनोसेंट है, अगर दोष मुक्त है, तो तुम्हारी सरकार उस पर केस क्यों चला रही है? प्रधानमंत्री जवाब दें। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर ले लिया। शिवानंद ने सवाल किया कि अगर साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया जाएगा तो मसूद अजहर पर पाकिस्तान से सवाल कैसे किया जाएगा? वाह रे प्रधानमंत्री जी, आप क्या कहिएगा, मुंह दिखाइएगा दुनिया में कि एक आतंकवादी अभियुक्त को आप जो है उम्मीदवार बना रहे हैं। पाकिस्तान पर कैसे आप आरोप लगाइएगा कि अजहर मसूद और हाफिज सईद को प्रश्रय दे रहा है? इस बीच पर्चा दाखिले से पहले ही चुनाव आयोग साध्वी प्रज्ञा को 2-2 नोटिस थमा चुका है। एक नोटिस शहीद हेमंत करकरे पर दिए उनके बयान पर था, जिस बयान को वो सार्वजनिक तौर पर वापस ले चुकी है। दूसरा नोटिस उनके बाबरी मस्जिद पर दिए इस बयान पर है। गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी, बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रही हूँ। इस बयान पर साध्वी को अपना जवाब अभी दाखिल करना है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो चुनाव आयोग की सक्रियता पर ही सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी व मालेगांव ब्लास्ट आरोपी साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि वो धर्म युद्ध लड़ रही हैं। यही है बीजेपी आरएसएस का असली चेहरा जो लगातार बेनकाब हो रहा है।
लेकिन आयोग केवल नोटिसें ही क्यों जारी कर रहा है और बीजेपी रत्न प्रज्ञा का नामांकन क्यों नहीं रद्द कर रहा है? हालांकि इन तमाम हमलों के बीच बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है कि साध्वी प्रज्ञा के बहाने हिंदू टेरर का हवा खड़ा किया गया। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी का आरोप सही है कि साध्वी प्रज्ञा को फर्जी केस में फंसाया गया? आज के सवाल पर चर्चा से पहले हम आपको बता दें इस वक्त की ताजा खबर कि साध्वी प्रज्ञा के बाबरी मस्जिद वाले बयान को भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना है। आयोग इस मामले में उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की सिफारिश की है। बहरहाल अब एक बार फिर से आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रख दें। हमारा सवाल है, बीजेपी का आरोप सही है कि साध्वी प्रज्ञा को फर्जी केस में फंसाया गया? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #साध्वी पर संग्राम के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस चर्चा में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले जनता में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तालियों से आप सभी का अभिनंदन, आप इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं। और आइए अब पैनलिस्ट के साथ मैं आप लोगों का परिचय करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता के शर्मा जी मौजूद हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। उनके साथ खड़े हैं धर्मगुरु स्वामी दीपांकर जी। स्वागत है स्वामी दीपांकर जी आपका। साथ ही आज की इस चर्चा में हमारे साथ CPI के नेता मुख्य प्रवक्ता अमीर हैदर जैदी साहब भी जुड़ गए हैं। उनके बगल में आप देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता आलोक शर्मा जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। जल्द ही हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी होंगे। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज की इस चर्चा में सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल RSN सिंह भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कर्नल आज के इस प्रोग्राम में। चलिए तो अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज थोड़ा सा आप लोगों की परमिशन से मैंने जरा सवाल जवाबों से पहले, आप लोगों की बात आने से पहले एक रैपिड फायर रखा है ताकि थोड़ा सा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाए। हाँ ना में बस इसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद ये बीजेपी और कांग्रेस से ही है और फिर उसके बाद आप लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। सबसे पहले के शर्मा साहब आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ ना में जवाब, बाकी आप इसको पूरा एक्सप्लेन बाद में कीजिएगा। हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाना सही है या गलत है? नहीं, गलत है और ठीक है, हमने डिनाई किया है। साध्वी प्रज्ञा का चुनाव लड़ना धर्मयुद्ध है क्या? सही या गलत? वो अपने दृष्टि से धर्मयुद्ध ही लड़ रही हैं। आप सही मान रहे हैं। बाबरी ढांचे को गिनाए जाने पर क्या गर्व होना चाहिए? सही या गलत? नहीं, बाबरी ढांचा जो है एक विवादित ढांचा था जिसको जनता ने गिराया। मतलब आप सही मानते हैं, गिराया जाना सही मानते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल गया होगा, इसीलिए रैपिड फायर मैंने किया कि एक थोड़ा सा किस तरह का सोच है वो सामने आए। अब आपके पास आते हैं आलोक शर्मा जी। साध्वी प्रज्ञा का चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के नजरिए में, आपके नजरिए में सही या गलत? इलेक्शन कमीशन तय करता है। नहीं, आप लोगों की भी तो कोई राय होगी ना। इलेक्शन कमीशन जिसको भी योग्य ठहराता है वो लड़ सकता है। ना सही ना गलत, कुछ नहीं, मैं कोई कहता हूं, मंतव्य नहीं। अगर वो लड़ रही है तो सही है। ठीक। बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताना सही या गलत? गलत। 26/11 को RSS की साजिश बताना सही या गलत? गलत। आतंकियों की मौत पर सोनिया के रोने का दावा सही या गलत? झूठ। ठीक है, अब ये बताइए, आपने कहा बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताना गलत, 26/11 को RSS की साजिश बताना गलत। ये किसने कहा था? ये बातें ही कौन पब्लिक डोमेन में लेकर आया? देखिए मैं समझता हूं, दिग्विजय सिंह, देखिए मैं समझता हूं आपकी पार्टी के नेता एक भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन साध्वी प्रज्ञा पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ठीक ऑपोजिट। आप आ रहा हूं ना, मैं उत्तर उसी पे दे रहा हूं। हेमंत करकरे की शहादत जो है वो एक देशद्रोही थे, क्या ये सही है? क्या बीजेपी देश से इस बात के लिए माफी मांगेगी? पहला सवाल। दूसरी चीज, साध्वी प्रज्ञा ने बोला। दूसरी चीज, 3 नोटिस चले गए उनको, आज भी वो हिंदू मुस्लिम करने पे लगी हैं। क्या ये इलेक्शन कमीशन देखकर इस पर एक्शन लेगा? नहीं। आज भी जो लोग, आपका मुख्य सवाल था आज का कि क्या फर्जी केस में फंसाया गया, अगर फर्जी केस में था तो मोदी सरकार 5 साल से पकौड़े तल रही थी क्या? उनको फर्जी केस से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? आप कहते हैं कि साहब वहां पर नहीं, आज भी उनको परमानेंट बेल तक नहीं मिली, हेल्थ ग्राउंड पे बाहर आई हैं। अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं था और कांग्रेस ने ही सारा रचा था, 2008 में किसकी सरकार थी जो पहली बार अरेस्ट हुई? वो शिवराज सिंह चौहान की। 2010 में दोबारा अरेस्ट हुई, किसकी सरकार थी? शिवराज सिंह चौहान की। और उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान तेरा सत्यानाश होगा। ये किसके हैं शिवराज सिंह चौहान? कांग्रेस के हैं क्या?
वाह, कौन सा फर्जी केस है? बताइए कहां से फर्जी केस हो गया? मुझे एक चीज बताइए कि उनको अरेस्ट किया महाराष्ट्र में, उस समय महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? एनआईए किसकी थी? 2008 में इंदौर में अरेस्ट किया गया था उनको, देवास पुलिस ने अरेस्ट किया था। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में अरेस्ट नहीं हुई थी वो। और मालेगांव मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, मालेगांव जो है महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र की एनआईए 2008 में देवास पुलिस ने इंदौर में अरेस्ट किया था। नंबर एक। दूसरा झूठ क्या बोल रहे हैं? कब तक देश को गुमराह करेंगे? दूसरा झूठ क्या बोल रहे हैं? यही दिग्विजय सिंह ने जो बाटला हाउस कांड है जिसमें कह रहे हैं कि गलत है, सलमान खुर्शीद ने बकायदा उत्तर प्रदेश के रैली में ये खुलकर कहा कि जब बाटला हाउस कांड हुआ तो सोनिया गांधी जो है रात भर नहीं सोई, फूट फूट कर रोई। और उसी बाटला हाउस कांड के जिम्मेदार लोगों के घर में जो दिग्विजय सिंह आजमगढ़ गए और जाकर शहीदों के घर नहीं गए, आतंकवादियों के घर पे गए और वहां जाकर अपनी जो है शोक व्यक्त किया। यह है कांग्रेस का असली चेहरा, यह है कांग्रेस का आतंकवाद के प्रति प्रेम। और फर्जी केस में कैसे फंसा है? वो कह रहे हैं फर्जी केस कहां से? 2008 में कहां अरेस्ट हुई थी? जरा ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बताते जाइए। 2008 में कहां अरेस्ट हुई थी? कौन सी पुलिस ने अरेस्ट किया? और मैं पूछता हूं, जब 2008 में इन्होंने केस किया, 2014 तक इनकी सरकार, मुझे बताइए क्यों नहीं उस पर चार्जशीट दायर हुआ? कौन सा केस था? आरएसएस के दो कार्यकर्ताओं क्यों नहीं सजा दिला पाए? क्यों इनके पास तथ्य नहीं थे? इन्होंने केवल 125 करोड़ हिंदुओं के माथे पर आतंकवादी होने का इन लोगों ने कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आलोक शर्मा जी, आप लोग लगातार कह रहे हैं कहां से फर्जी केस? वो कह रहे हैं फर्जी केस में पूरा समाज को कलंकित किया। ठीक है, अब ये बताइए आलोक शर्मा जी, एक बात बताइए, ये हिंदू आतंकवाद भगवा टेरर की बात किसने की? सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम। समझौता ब्लास्ट एक्सप्रेस में जो शुरुआत में पाकिस्तान के आरोपी पकड़े गए थे, 14 दिन के भीतर उनको छोड़ने का काम किसने किया? सब जानते हैं। दिग्विजय सिंह किस तरह की लाइन और लेंथ लेते रहते हैं, सबको पता है। अब ये बताइए, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? क्या ये अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए एक साजिश है? आपका? नहीं, मैं उसको और ऐड ऑन कर रही हूँ सर। प्रश्न इतनी आसानी से नहीं होता ना। उसका मंतव्य क्या है? बताइए। वो किस तरफ जा रहा है, किन वोटों की दरकार है, उस पर भी तो बात करेंगे। बताइए। मुझे केवल ये बताइए, मध्य प्रदेश में भोपाल में आईएसआई को जो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे थे बीजेपी के आईटी सेल के लोग, वो हिंदू थे मुसलमान थे? इसमें कोई जांच नहीं है, कोई आज भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। ये कांग्रेस का सरासर झूठ है। कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, आज भी 6 लोग जेल में पड़े हुए हैं। दूसरी चीज, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं समझौता एक्सप्रेस में वो लोग छोड़ दिए। अरे भाई, किसी अधिकारी ने तो छोड़े होंगे, वो कहीं से तो गए होंगे। वो 5 साल तक आप लोग पकौड़े तल रहे थे क्या? उन अधिकारियों को क्यों नहीं अरेस्ट किया आप लोगों ने? वाह, एक आदमी के ऊपर केस क्यों नहीं किया आपने? उन्होंने अरेस्ट नहीं किया और आपके कार्यकाल में छूटे। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया और आपके कार्यकाल में छूटे कि नहीं छूटे? आप वो भी नहीं बोलेंगे। उत्तर सुनने का आप वो भी नहीं बोलेंगे। उनके कार्यकाल में उन्होंने कुछ नहीं किया और आपके कार्यकाल में छूटे, ये तो मानिए। मुझे बताएंगे आप उत्तर सुनने का आधा ही माने ना, मतलब आपकी बात माने, जो आप कहें वो सही। हम कह रहे हैं अमित शाह जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। समझौता एक्सप्रेस में एनआईए ने आज तक कोई दोषी नहीं ठहराया। भूत आए थे और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट करके चले गए थे। अमित शाह जी ठीक कह रहे हैं। भाई, एनआईए की फेल होने का 5 साल हो गए। अगर किसी ने छोड़ा, कोई एसएचओ होगा, कोई आईओ होगा, कोई तो होगा वहां पर। केवल झूठ बोलते रहने से काम चल जाएगा? ठीक है, मुझे बताइए। एक मिनट आलोक शर्मा जी, अब आप लोगों ने अपनी बात रखी, आपने भी रखी, उन्होंने भी रखी। अब मैं जरा कर्नल आरएसएन सिंह के पास जाना चाहूंगी। मेरे ख्याल में उनसे बेहतर तस्वीर कोई नहीं रख सकता। कर्नल आरएसएन सिंह, इस पूरे प्रकरण में शहीद हेमंत करकरे का नाम भी आ रहा है और यह सवाल उठ रहा है कि हेमंत करकरे के संदर्भ में जो आरोप लग रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई तथ्य भी है या वो आरोप हवा में है? आप जांच एजेंसियों को बहुत करीब से देखते रहे हैं, आपने काम किया है, आप स्थिति को स्पष्ट कीजिए। नहीं, देखिए, ये इसको लेके तो महाराष्ट्र पुलिस में खुद विरोधाभास है। ये 26 से 11 के 20-22 दिन पहले ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ था और उसी को बुनियाद बना के ये पूरी हिंदू टेरर का थ्योरी फ्लोट किया गया। तो 2008 के इस मालेगांव ब्लास्ट के बाद ये पीछे की तरफ जाते गए और जहाँ जहाँ मुस्लिम कैजुअल्टीज़ हुए थे वहाँ पर इन्होंने सबको हिंदू टेरर बना दिया। अब ये 2 जगह अटक गए उस थ्योरी में
ये अटक गए समझौता में और ये अटक गए 2006 के मालेगांव ब्लास्ट में। 2006 के मालेगांव ब्लास्ट में एटीएस के चीफ रघुवंशी और डीजीपी पसरिचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा था ये 8-10 लड़के हैं इंडियन मुजाहिदीन के, ये इन्वॉल्व है, इनको हमने पकड़ लिया, हमने पूरी पुख्ता जानकारी की। जब ये थ्योरी को रिवाइज किया जाने लगा तो कई 2-3 साल के बाद इन लोगों को, ये जो 8-10 पकड़े थे 2006 को, वो तो हिंदू टेरर बनाना था, उनको छोड़ दिया। तो एटीएस रघुवंशी और करकरे, डीजीपी पसरिचा, ये जो आईपीएस एसोसिएशन जो बोल रही है ना, पहले तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए डीजीपी पसरिचा के साथ से। दूसरी बात, एक बात बताइए कि आपने, अब तो बम धमाकों के हम बहुत आदी हो चुके हैं, आपने देखे तार तो मिल ही जाते हैं ना, तो बम धमाकों में एक प्लानर होता है, हैंडलर होता है और एक एग्जीक्यूट करने वाला होता है। कहाँ है साहब, प्लानर कौन था इसमें हैंडलर कौन था है? और इसमें एग्जीक्यूट, बस मतलब ये 3 लोग पकड़े गए। मुझे देखिए, मुझे इस बात का बहुत बहुत दुख है कि आपने एक आर्मी के ऑफिसर जो एक देशभक्त है, मैं उसको जानता हूं, उसको प्रताड़ित किया है। और अगर साध्वी प्रज्ञा ये समझती है कि उनको किसी ने प्रताड़ित किया है तो उनको कोसने का और श्राप देने का उनको पूरा हक है, जैसे हमको और आपको है। अगर साहब 26 से 11 नहीं जी, बहुत हो गया। और मैं साध्वी प्रज्ञा से अनुरोध करूंगा कि कृपया माफी मांग के हम लोगों को छोटा ना करें, डट के लड़ें। एक मिनट, कर्नल साहब, आलोक शर्मा आना चाहते हैं इस कन्वर्सेशन में। नहीं, लेकिन एक मिनट कर्नल साहब, आप साफ कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जिनकी बात हो रही है, जो शहीद हैं वो इस देश के लिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपने इशारों पर काम करवा रही थी क्या? आप ये, मैं बहुत सीधा सवाल, सर प्लीज, आप हमेशा मुझे मैं पॉलिटिशियन के साथ नहीं, मैं किसी से भिड़ना चाहता। मैंने कांग्रेस का भिड़िए ना, आप तो भाजपा का पक्ष बहुत अच्छा रख रहे हैं। नहीं भिड़िए ना, आप आइए ना तथ्यों पर। लेकिन मैं सवाल 4 आपसे पूछता हूं, उत्तर देके जाना, भाग के मत जाना, छोड़ के मत जाना। दिग्विजय सिंह को ये देखिए ना, भाजपा से ज्यादा अच्छा पक्ष रखते हैं लोग। कहां के कर्नल है ये? दिग्विजय सिंह को बीजेपी के कर्नल है क्या? कि वो एक महाराष्ट्र कैडर ऑफिसर के साथ ये डेली क्या बात कर रहे थे? अगर वो हिंदू टेरर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो ये बताइए कि पाकिस्तानियों ने करकरे को क्यों मारा? मुझे केवल ये बता दीजिए, अगर दिग्विजय सिंह किसी से बात कर रहे थे तो आपकी 5 साल से सरकार है। एक मिनट साहब, बहुत सवाल पूछ लिए, अब जरा उत्तर सुन लिया, भागिए मत। मुझे केवल ये बता दीजिए, 5 साल से आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह अगर किसी को गलत फोन कर रहे थे तो आप लोगों ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? एकनाथ खड़से दाऊद से संपर्क रखते हैं उनको। एक मिनट मैडम, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। सर सुनिए जरा, सर सुनिए ना जरा, आपने बहुत बोल लिया, सुनिए जरा शांति से। पिछली सरकार निकम्मी थी। सर सुनिए ना, सारे लोग निकम्मे हैं, केवल एक मोदी सरकार काम कर रही है। मुझे केवल ये बताइए, एकनाथ खड़से, सर सुनिए ना जरा, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप उत्तर सुनिए। एकनाथ खड़से बता रहे हैं, मैडम, फिर आप बीच में शुरू हो गए। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा ना क्या किया सरकार ने, तो उन्होंने बता दिया कुछ नहीं किया, आप ही की बात। लेकिन वो आप पे भी सवाल उठा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह क्या बात करते रहते थे। अरे मैम एक मिनट बताइए ना, दिग्विजय सिंह क्या बात कर रहे थे? सैटेलाइट कोई बताएगा कि सरकार की जिम्मेवारी थोड़ी ना है? नवाज शरीफ बताएंगे? मोदी साहब 5 साल, अरे भाई 5 साल से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी क्यों नहीं बताते कौन क्या गलत कर रहा था? पर आप अपनी पार्टी के नेता के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? मुझे क्या बोलना है मैं बताऊंगा। दोनों लोग शांत खड़ा होता हूँ, आप लोग पूरा हक है। दिग्विजय सिंह उस समय होम मिनिस्टर तो नहीं थे, तो किस हैसियत से हेमंत करकरे से बात कर रहे थे? पढ़ लीजिए, हमें मैं शांत रहूंगा, आप लोग दोनों बोलिए ना। यहाँ से लगी है, बोलने नहीं देना चाह रहे, 5 मिनट नॉन इंटरप्टेड बोले ना वो। आप एक बार बीच में नहीं बोले, तो सीधा सवाल है, आप मुझको शांत कर दीजिए, मैं उत्तर दूंगा आपके हर सवाल का उत्तर दूंगा। आलोक जी अब जवाब देंगे। आलोक जी इसी बात का, उनको गोली मार दी गई, इन आरोपों का जवाब दीजिए ना आलोक जी, आप इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। मैम आप लोग शांत रहेंगे तभी ना कोई उत्तर देगा। बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ, एकनाथ खड़से दाऊद से लिंक रखते थे, मंत्रिमंडल खो गया, आज तक FIR हुई है एकनाथ खड़से पे, कोई जवाब देगा इस बात का? दिग्विजय सिंह पे कौन जवाब देगा? मैं उत्तर पूछ रहा हूँ, एकनाथ खड़से मंत्रिमंडल छोड़ के चले गए, क्योंकि दाऊद से उनके दिग्विजय सिंह पर उत्तर क्यों नहीं पूछेंगे? भोपाल से साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह, आप जवाब नहीं दे रहे ना। दिग्विजय
दिग्विजय सिंह पे बोलिए ना, आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है। दिग्विजय सिंह पे बोलिए। एक मिनट दिग्विजय सिंह पे बोलेंगे वो नहीं है कि एकनाथ खड़से पे बीजेपी सर दिग्विजय सिंह पे जवाब दीजिए ना, बाकियों की हिम्मत छोड़िए, अपनी हिम्मत दिखाइए। सुनिए ना, आप शांत रहिए, मुझे केवल ये बताइए, अगर दिग्विजय सिंह ने गलत किया था, ये सरकार 5 साल तक पकौड़े तल रही थी क्या? अरे हर जगह पकौड़े, अरे जवाब आपके पास नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, हिंदू झूठे आरोपों का कोई उत्तर नहीं होता। मालेगांव बाइक में ब्लास्ट में जो बाइक पकड़ी गई थी वो नेहा पंत के नाम पे थी या के शर्मा के नाम पर थी? किसके नाम पर थी वो बाइक? एनआईए ने क्या कहा है? किसके नाम पर? एनआईए ने क्या कहा है? वो नाम थी एनआईए ने क्या कहा है? और क्या कहा एनआईए ने? 2 साल मालेगांव बात से 2 साल पहले तक उनके पास थी, उसके बाद कोई और उस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था। एनआईए ने क्लीन चिट दी, पर आलोक शर्मा का सर्टिफिकेट ज्यादा मैटर करता है। पूरे इंफॉर्मेशन दीजिए सर, आधा मत बोलिए सर। वो बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप गलत तथ्य रख रहे हैं सर। आप कह रहे किसकी बाइक थी? एनआईए की क्लीन चिट बताइए ना। माफी मांगे, उनको परमानेंट बेल क्यों नहीं मिला? वाजिब सवाल है आपका, बताइए, वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, पर आप जवाब देंगे दिग्विजय सिंह पर या आप भागते रहेंगे? जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन वो बाइक किसके नाम थी? नहीं देंगे जवाब। प्रज्ञा ठाकुर के नाम थी। दिग्विजय सिंह प्रज्ञा ठाकुर, दिग्विजय सिंह पर कह रहा हूँ ना। क्या कह रहे हैं? जवाब मांगते हैं दिग्विजय सिंह? आपने भोपाल से देखिए, साध्वी बताइए ना, क्या जवाब मांगते हैं? साध्वी पर हमले हो रहे हैं। सुनिए सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सुनिए ना, पर्दाफाश हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसी भोपाल सीट से लड़ रही है जिस सीट से उनकी चुनौती दिग्विजय सिंह है। साध्वी पर 10 हमले हो रहे हैं, कहा जा रहा है उनको कोर्ट ने बरी नहीं किया है, वो टिकट लेके चुनाव में कैसे आ गई, उन पर आतंकवाद का आरोप है। अरे दिग्विजय सिंह साहब जो हेमंत करकरे से फोन पर बात करते हैं, और मैं आपको बता दूं, हेमंत करकरे को इन सब चीजों में घसीटने वाली साध्वी प्रज्ञा पहली महिला नहीं है। दिग्विजय सिंह ने दिसंबर 2010 में कहा था, मुंबई हमलों से पहले फोन करके हेमंत करकरे ने मुझे कहा था कि मालेगांव बम धमाकों में हिंदू संगठनों से धमकी मिल रही है। और तब प्रोफेसर रागी क्या कहा था? कविता करकरे ने क्या कहा था? सुनिए ना, नहीं, हेमंत करकरे जो शहीद है उनकी पत्नी ने कहा था दिग्विजय सिंह का ये बयान शहादत का अपमान है। ये क्यों भूल जाती है? सरकारी वकील जो थी साध्वी प्रज्ञा की, वो भाग गई। क्या कहा कि मेरे ऊपर एनआईए का प्रभाव है, दबाव है, क्या आप इस केस को ढीला करें? आप सवाल नहीं पूछेंगे बीजेपी? आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, सरकारों में हिम्मत नहीं है। सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। भले आप जवाब मत दीजिए। एकनाथ खड़से आप पूछ सकते हैं। दिग्विजय सिंह पे आपको मोदी खड़से सब याद आएंगे, सवाल नहीं दिग्विजय सिंह नहीं याद आएंगे। बोलने दीजिए। सर भोपाल से साध्वी प्रज्ञा वर्सेस दिग्विजय सिंह हो रहा है, हम इन्हीं दो पर फोकस रखेंगे। आप कहीं भी घुमाते रहिए डिबेट। 15 साल तक सरकार मध्य प्रदेश में इनकी रही। ठीक है, 6 साल से मोदी जी के 5 साल से। हाँ बोलिए ना, बोलिए, सुनेंगे वो आपको, सुनेंगे। सवालों का जवाब दीजिए। देखिए पहली बात, मैं हो सकता मैंने किसी पे हस्तक्षेप नहीं किया है, हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए आप सवाल। अरे सर, हम अभिनव सोसाइटी से क्या लिंक था, जरा पूछ के दिखाइए ना। ठीक है ना, जवाब तो देने दीजिए। मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं पूछेंगे, रागी साहब जवाब दीजिए सर। नहीं, ये तरीका नहीं है, ये असभ्यता है। नहीं, ठीक है, ये तरीका नहीं है। अब जवाब दीजिए। मैं चुप हूँ। ऐसा है, एक जमाना यह भी था जब पत्रकारों को अहमद पटेल के यहाँ से जाता था कि सोनिया गांधी के खिलाफ मत लिखना, चाहे वो महाभ्रष्ट परिवार हो, पैरोकार बनते हो। एक तथाकथित साध्वी जेल में रही और उसको परमानेंट बेल नहीं दिलवा पाए आप लोग, और झूठे केस में कांग्रेस ने देखिए हालात देखिए, नर्वसनेस देखिए, सही सवालों के उत्तर दो। सुन लीजिए, दे रहे हैं, मत करो। आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि आप उन सवालों को झेल सके, उत्तरों को झेल सके। पूछ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो उनकी पहली बात, साध्वी प्रज्ञा का बेल जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर नहीं हुआ था। मेडिकल ग्राउंड एक दूसरा फैक्टर था। परमानेंट बेल पहला प्लीज, आपने परमानेंट बेल मिली उनको? नहीं मिली। आप प्रश्न करेंगे या 8 साल में परमानेंट बेल नहीं मिली? चर्चा नहीं होगी सर, बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेसी का मुंह बंद कीजिए। एक मिनट, कोई तरीका नहीं है। सवाल यही, बीजेपी के दावे में कितना दम कि साध्वी प्रज्ञा को झूठे केस में, फर्जी केस में फंसाया गया। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं। आलोक जी के सवालों का जवाब देते हुए इस बात का जवाब दीजिए। देखिए,
यदि आरवीएस मनी की यदि हम पुस्तक पढ़ें तो उससे बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आरवीएस मनी जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्ट्री के अंदर था, डिप्टी सेक्रेटरी थे, अंडर सेक्रेटरी थे। बहुत अधूरा ज्ञान है। मान लिया, मैंने मान लिया कर दिया आलोक जी, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी को ये पता था कि होम मिनिस्टर क्या नोटिंग लिख रहा है। ठीक है सर, आपने क्लियर किया, वो बात पूरी कर लीजिए। ऐसा मैंने अपनी गलती मान ली है। बस एक व्यक्ति एक किताब लिखता है जिसमें पूरा खाका है, उसका विस्तृत में नहीं जाऊंगा, पूरा खाका है कैसे कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया। इसका कारण जानिए, क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म पूरी दुनिया में व्याप्त है। भारत के अंदर भी इस्लामिक टेररिज्म पर बहुत बहस चल रही थी और कांग्रेस पार्टी कटघरे में थी। उनको लगा कि यदि हम इनको बार बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये नैरेटिव तो नहीं विमर्श जा रहा था ना कि भाई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। मैं कहता हूं कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन क्या कारण है कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवादी हैं उसमें एक आदमी मुस्लिम का हिस्सा है। हिंदू अपवाद के तौर पे वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकता है एक आध जगह, लेकिन हिंदू टेररिज्म शब्द जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति को सिर्फ बदनाम किया, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। और ये श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया। जो महिला कैथोलिक चर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती हो, आप उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं इस देश में? आप इतनी बड़ी सनातन संस्कृति को, जहां पूरी दुनिया में एक मिसाल आप बता दें कि अपने धर्म की व्यापकता के लिए हम लोगों ने वायलेंस किया हो दुनिया में कहीं भी, तो रागी इस्लाम ने प्रयोग किया है, रागी साहब, क्रिश्चियनिटी ने भी प्रयोग किया है। रागी साहब, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं हिंसा का पार्टी पर। आलोक जी उसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले दो मेहमान और बचे। आलोक जी आप देंगे जवाब उसका? पूरा जवाब, छोटा भी नहीं, पूरा देंगे। स्वामी दीपांकर जी, मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट सर, ऐसा नहीं हो सकता ना, बाकी तो नहीं रह सकते। बहुत लंबा इन्होंने बताया, गौड़ से मुसलमान थे, फिर देखिए आप भी वही कर रहे हैं जिनका आरोप आप लगाते हैं। मैंने कहा व्यक्तिगत हिंसा हो सकती है, हिंसा हो सकती है, मारा वो भी मुसलमान, लेकिन ऑर्गेनाइज सारे मुसलमान अपने धर्म के प्रचार के लिए नहीं करना है। खड़से जिनका दाऊद से, अरे भाई सारे यहीं आ जाओ ना, इधर बीच में मत बोलिए। एकनाथ खड़से जिनका दाऊद से संबंध था वो भी मुसलमान है, और जो भोपाल में अभी बीजेपी के आईटी सेल के लोग जेल में वो भी मुसलमान है सब। आप केवल ये करना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे हो? नहीं, कोई नहीं करना चाहता हूं। एक मिनट, तो कह रहे हैं हिंदू टेररिज्म कहां से आया, भगवा आतंकवाद कहां से आया? आतंकवाद का रंग भगवा होता है? नहीं होता ना। आलोक जी हो गया। नहीं, आप बार बार वहीं घुमाएंगे। जिस व्यक्ति ने पहले बार में नहीं, सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम ये कह चुके, ऑन रिकॉर्ड है, आप इसे डिफेंड नहीं कर सकते। स्वामी दीपांकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल बहुत साफ है स्वामी दीपांकर जी, आपसे सवाल ये है कि अफजल गुल्लू के लिए आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, उसमें कहा जाता है न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा है, कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन कई हलकों से उनको आतंकवादी करार दे दिया गया है। क्या ये सियासी है या ये करना जायज है? ये बता दीजिए मुझे। नेहा, 2-3 बातें महत्वपूर्ण कहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे सुनेंगे और जनता तक वो फैक्ट्स जाए। मैं चाहता हूं 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने जब मथुरा पर आक्रमण किया था तो बचाने वाला भगवा था। तैमूर जब आया था स्वात घाटी से होता हुआ तो भगाने वाला भगवा था। 1966 में करपात्रे जी महाराज जब गोरक्षा यात्रा के लिए दिल्ली आए थे तो संसद पर गोली खाने वाला भगवा था, बराबर। और 2008 में 120 करोड़ लोगों के मस्तिष्क पर तिलक की तरह चमकने वाले भगवा पर यह जब आरोप लगा तो यह अपने आप में निंदनीय नहीं था, यह अपने आप में डूब मरने जैसा था। मैं एक बड़ी बात अब कहने जा रहा हूं जो कि मेरे दिल में थी और टीस है, शायद रहेगी भी। क्योंकि साधु हूं तो स्वाभाविक है कि कुछ चीजों को दिल से लेता हूं। हम लोग कोई सियासतदान नहीं और मुझे सियासत करनी भी नहीं। मेरा कहने का अर्थ मात्र इतना है कि साध्वी प्रज्ञा के साथ स्थिति घटित हुई, निसंदेह यह दुखद है कि जिसके पैर तक मुड़ गए, कैंसर तक हो गया, वो कराए तो भी गुनाहगार, रोए तो भी गुनाहगार और कुछ बोले तो भी गुनाहगार। वो इसलिए गुनाहगार क्योंकि वो एक साध्वी है। 50 करोड़ महिला मतदाता हैं,
क्या आप साध्वी हटा दीजिए, नहीं आप उसका सम्मान करते, महिला मतदाता होने के नाते तो करिए ना, और महिला मतदाता होने के नाते भी नहीं करते तो एक महिला होने के नाते तो करिए ना। और अगर जो वो भी नहीं कर सकते, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मेरी एक आलोक भाई से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है, बड़े सम्मान के साथ मैं चाहता हूं आलोक भाई ये देखें और उसके बाद आलोक भाई फैसला लें। ये एक तस्वीर है, हम 5 धर्मगुरु थे जिसमें आचार्य लोकेश मुनि, इमाम इलियासी, मुनि सुशील जी, चंडोक जी और एक मैं स्वामी दीपांकर। हम लोगों के हाथ में तिरंगा है, आप देख पा रही हैं इसमें। मैं चाहूंगा कैमरा एक बार अगर जो जूम कर आप दुनिया को दिखा पाए, ये हम लोगों के हाथ में तिरंगा है। एक बार मैं चाहता हूं वो तिरंगा दिखा दें ताकि मैं नेक्स्ट बात बोलूं। नहीं बोलिए ना, आप अपनी बात बोलिए, कोशिश करेंगे, पर आप बताइए ये समय दीजिए। ये नेक्स्ट गुजरात कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से, इसको ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और अपनी पार्टी का झंडा पकड़ा दिया, एडिट कर। और सुनिए, मैं पिछले 10 दिनों से ट्वीट कर रहा हूं सिर्फ यह कहने के लिए कि कम से कम यह मत कीजिए राहुल गांधी जी, हम लोग पार्टी निरपेक्ष व्यक्ति हैं, हम लोगों का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, रुझान और प्यार अपनी जगह है, मगर इस पर अभी तक कोई आंसर नहीं आया। तो ये एक हम 5 साधुओं की है, वो साध्वी प्रज्ञा की है, और आगे ठीक है कितने साधु इसका शिकार होंगे वो हमें सोचने चाहिए। मैं ज़ैदी साहब के पास जाऊंगी। 10 सेकंड। सवाल था प्रज्ञा ठाकुर पर, NHRC मानसिकता की बात कर रहे हैं, आप भी समझते हैं वाली बात। मैंने एक मिनट, अगर वहां पर कोई अन्याय हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं हुआ, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी ने आज तक उन पर एक्शन क्या उसके आंसू गलत हैं आलोक भाई? मुझे ये बता दीजिए। एक मिनट, मैं उसके आंसू गलत हैं आलोक भाई? कोई रिपोर्ट आई और उसमें गलत रिपोर्ट थी तो मोदी जी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो उनकी सरकारी वकील थी उन्होंने ये कहकर रिजाइन कर दिया उस केस से कि मेरे ऊपर सरकार का दबाव है कि इस केस को ढीला छोड़ा जाए। आज तक अगर वो चीज गलत थी, किसी का दबाव नहीं था, तो उस वकील के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा बार बार पूछ रहा हूं, मोदी जी आप तो बड़े हिंदू भक्त बनते हैं और तमाम भक्त भी पीछे पीछे तालियां बजा रहे हैं, आप एक जिसको तथाकथित मैं कह रहा हूं साध्वी कह रहे हैं, आप मुझे केवल ये बताइए 5 साल आपकी सरकार रही, अरेस्ट आपके मुख्यमंत्री ने 2-2 बार किया, कुंभ पर जाने पर रोक शिवराज सिंह चौहान ने लगाई, और देशद्रोही और हिंदू विरोधी बाकी लोग हैं। आपने बार बार कहा कि एक मिनट एक हो गया सर, सवाल पूछने का काम मेरा है। आप यहाँ दिग्विजय सिंह के एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप एक्सपोज हो रहे हैं। अब तो मैं पूछूंगी भी नहीं आपसे, जमानत भी नहीं मिली। आप दिग्विजय सिंह और उनकी असलियत जो है वो कर्नल साहब बाहर करेंगे। नहीं सर, जो जवाब नहीं देते उनके सवाल मायने नहीं रखते। नहीं, वो आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना, दिक्कत ये है आप सबको इंक्लूडिंग द एंकर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ज़ैदी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं फिर तुरंत आपसे जवाब लूंगी। 1 मिनट तुरंत। झूठ, बड़ी झूठ इन्होंने आलोक जी ने बोला, 2 बड़ा झूठ है, वो झूठ में पहले सही कर। वो सरकार पहली बात तो ये है कि इनके जो वकील थी 2015 में जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि NIA अपना बार बार चेंज कर रहा है, पहले कुछ एक्यूज को पकड़ा जो मुस्लिम वो थे उनको छोड़ा, फिर इसके बाद नए एक्यूज बनाए, चार्जशीट के खिलाफ केस क्यों नहीं किया आप लोगों ने? चार्जशीट हम नहीं बना पाए, केवल वोट मांगने के लिए हिंदू मुसलमान पहला तो ये किया इन्होंने। इसके बाद 5 साल तक एक व्यक्ति निर्दोष था तो उसको जमानत क्यों नहीं मिली आज तक? इसका उत्तर नहीं देंगे आप लोग। उस समय सुरक्षा का प्रश्न बताया था। नहीं, मुझे केवल ये बताइए, एक व्यक्ति आपने दोनों पे जवाब दे दिया, अब वो जवाब जनता के गले उतरता है या नहीं वो जनता डिसाइड करेगी। ज़ैदी साहब मैं आपके पास आऊंगी और मैं लिटरली चलकर आ रही हूँ वरना मौका मिलेगा नहीं। ज़ैदी साहब सुनिए, ये बताइए, आपको भी लगता है कि भगवा का आतंकवाद से कनेक्शन है? भगवा को आतंकवाद से जोड़ना सही है? ज़ैदी साहब देखिए, एक तो 40 मिनट से मैं खड़ा हूं और मैं सुन रहा हूं और मुझे कम से कम 4 मिनट आप बोलिए, वरना तो माइक उतार के इधर से निकल जाओ। नहीं, धमकी मत दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। देश में धमकी नहीं देते ना। नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं, धमकी नहीं, सब जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवाद की जड़ में धर्म जरूर होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे मानते। नंबर 1, मोटरसाइकिल, आपने कहा साध्वी प्रज्ञा धमाकों से 2 साल पहले तक मोटरसाइकिल चलाती थी, तो अदालत को यह बता दिया जाता कि उस जब धमाके हुए उस मोटरसाइकिल को कौन चलाता था। अभी तक ये नहीं पता चला। अदालत ने कहा CCTV, मैं 40 मिनट सुना, मैंने सुना आलोक जी 40 इंटरप्ट मत कीजिए। अदालत ने कहा, आप ही की वजह से माइक छोड़ के जाएंगे। अदालत ने कहा CCTV फुटेज ला के दीजिए, नहीं लाएंगे, नहीं दिया। अदालत ने कहा
कॉल डिटेल दे दीजिए, नहीं दिया। जो सबूत पहले दिए गए अदालत में उन्हें क्यों वापस लिया गया? अदालत कह रही जो सबूत वापस लिए गए वो इतने पर्याप्त थे कि उन पे अपराधी घोषित किया जा सकता था, लेकिन अदालत कह रही हमें अफसोस है वो सबूत क्यों वापस लिए गए। अदालत के कमेंट बता रहा हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। धर्म युद्ध, एक मिनट, समझौता की बात कर रहे हैं आप, एक मिनट, धर्म युद्ध, समझौता ब्लास्ट अब सुन लीजिए, आप पूछिए, उस जजमेंट को पढ़िए पूरा। मैं उसी कोर्ट की कह रहा हूं जहां से जमानत मिली। मैं चुप कर रहा था, आप चुप, आप बोलते रहिए, आप बोल ठीक है, वो अपनी बात रख ले, फिर आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है वो गलत बात बोल रहे हैं तो। धर्म युद्ध उर्दू में कहते हैं जिहाद को, हिंदी में धर्म युद्ध, उर्दू में जिहाद ना, गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आप कह दीजिए, नहीं ये गलत ट्रांसलेशन ले आइए। शास्त्रोक्त नहीं है, ये सीधा आरोप है, शास्त्रोक्त नहीं है। शहीद के मुकाबले का कोई आतंकवाद मुंह तोड़ का जवाब पाकिस्तान को देना था। सत्य पे असत्य का विजय के मुकाबले का कोई आतंकवादी, सत्य का असत्य पे विजय, ये धर्म युद्ध होता है। जिहाद का मतलब जिहादी मुस्लिम जिहादी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मुस्लिम जिहादी की भाषा, ये मुस्लिम जिहाद नहीं है। आतंक राष्ट्रद्रोही का मतलब इनको या तो अर्थ नहीं समझ में आता या ये केवल जनता को भड़काने की बात। सुन लीजिए, कल श्रीलंका, सुनिए पहले, कल श्रीलंका के अंदर बम धमाके हुए, मजम्मत करती है, वहां जो मरे मृत्यु हुए उनके दुख में हम बराबर के शरीक है, लेकिन फौरन एक उर्दू नाम आ गया। जैसे हिंदी नाम आया सबके मुंह में बर्फ जम गई, जम गई ना, सबके मुंह में बर्फ जम गई। किसने किया? न्यूजीलैंड के अंदर हत्या होती है, मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है, वहां हत्या होता है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक पुलिस संस्था कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के आतंक भाई को सलाम। ठीक है, बर्फ जम जाती है ना, एक मिनट, बर्फ जम जाती है ना, जो जांच एजेंसियों के बीच, एक मिनट ज़ैदी साहब वो बताएंगे किसके मुंह पे बर्फ जमती है। कर्नल साहब प्लीज कम इनटू द डिस्कशन, बताइए किसके मुंह में बर्फ जमती है। नहीं, कर्नल साहब बताएंगे क्योंकि वो इन सब के बीच में रहे हैं, उनसे बेहतर अथॉरिटी कोई नहीं है। कर्नल साहब आई वांट यू टू कम इनटू द डिस्कशन, आप बताइए किसने बॉचअप किया। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदू शामिल होता है तो मुंह में बर्फ जम जाती है, कौन कर रहा है धर्म के नाम पर आतंकवाद, बताइए कर्नल साहब। मैं नहीं जानता कि कोई हिंदू कैलिफेट बनाना चाहता हो या जिहाद बनाना चाहता हो या उम्मा में विश्वास करता हो या शरीयत में विश्वास करता हो, ऐसी तो हमारी धारणा नहीं है। और मैं गुजारिश करूंगा हिंदुओं से और बाकी जो भी हिंदुस्तानी है कि ये काउंटर प्रॉक्सी वॉर, अगर कोई यहाँ कैलिफेट बनाना चाहता है तो अपने बचाव के लिए हर कदम आपका जायज़ है। ना हम कन्वर्जन में बिलीव करते हैं, ना हम कैलिफेट में बिलीव करते हैं, ना उम्मा में बिलीव करते हैं, ना जिहाद। हम कहां अपना जिहाद करने जा रहे हैं साहब, है? और कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने जजिया देते रहे, हमारे पूर्वज जजिया देते रहे और कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। मानव अधिकार हमारे पूर्वजों ने जजिया दिया, हमने इस देश में हिंदू होने के लिए टैक्स दिया, मारा है, और तुम जैसे और कहते हैं कि धर्म नहीं होता। अरे हम कौन सा कैलिफेट बनाना चाहते हैं? आप इनसे बोलिए कि आज ये कैलिफेट क्या, आप इनको बोलिए कि कंडेम करें, ये कंडेम करें। आज ये बोलिए कि ये गज़वाए हिंद में विश्वास नहीं करते, ये कैलिफेट में नहीं ये करते। गज़वाए हिंद मैंने लिखा है, गज़वाए हिंद मैंने लिखा है। और साहब एक बड़ी बात हो रही है पोलराइजेशन की, अगर प्रॉक्सी वॉर इस देश में हो रहा है तो पोलराइजेशन जरूर होना चाहिए ताकि सफेद और काला दोनों दिखाई दे। की उपज है वो भी तुम्हारा भाई है जो जिहाद करता है, जो धर्म युद्ध करता है। मौलवी साहब मैं कह तो रहा हूँ, अबू हुरैरा जैसे शैतानी दिमाग की उपज है। मैं यहाँ पर रुक रही हूँ कुछ देर के लिए। देखिए इस देश में जब आप धर्म को आतंकवाद से जोड़ देते हैं और किसी कम्युनिटी को बचाने के लिए किसी कम्युनिटी पर अगर आरोप लगाते हैं, वो कोई भी समुदाय हो, उस पर सवाल उठेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसके इस आरोप में कितना बड़ी चर्चा हम तो पूछेंगे। मैं आज क्या हिंदू आतंकवाद का पूरा एक तरह से एक साजिश रच के गढ़ करके कहीं ना कहीं टारगेट करने की एक समुदाय को कोशिश हुई है, बीजेपी यही दावा कर रही है और इसी दावे की हम कर रहे हैं पड़ताल। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर संगीत रागी। क्या साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है इस देश में?
ठीक उसी तरह जैसे मुल्ला उमर करते थे। देखिए पहली बात, ठीक उसी तरह जैसे ये जो बातचीत की जाती है कि आतंकवाद जैसे हाफिज सईद करता है लश्कर तौयबा का, ये वो लोग करते हैं। ऐसा इसलिए ये नैरेटिव बनाया जाता है क्योंकि इसमें इस्लामिक समूह जो है वो गिरा हुआ है, वो बदनामी से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में जूझ रहा है। इसीलिए ये नैरेटिव किया जाता है, ताकि इसीलिए नैरेटिव किया जाता है कि कोई धर्म नहीं होता है। यदि उनकी बारी है, फिर मैं आपसे ले लूंगी जवाब। जैदी साहब, वहाँ पर लोग बहुत नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको वहाँ सुनना है, फिर आपके पास आएंगे। थोड़ी टॉलरेंस रखिए जैदी साहब, थोड़ी टॉलरेंस रखिए, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, आतंकवाद का धर्म होता है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद एक सच्चाई है, और इस इस्लामिक आतंकवाद को चूंकि आप बच नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपने हिंदू आतंकवाद। और दूसरी बात, ये आपका मत हो सकता है, ये आपका मत हो सकता है। मेरा पढ़ाई देश के प्रधानमंत्री तो ये नहीं मानते हैं, मैंने इसीलिए कहा ये आपका मत है। देश के प्रधानमंत्री ये नहीं मानते हैं। जिहाद क्या है? अपने धर्म को दूसरे धर्म पर थोपना, और उसके लिए हिंसा का रास्ता भी अख्तियार हो। ये दारुल इस्लाम और दारुल हरब का कॉन्सेप्ट है। मैंने सवाल पूछा प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल क्या था रागी साहब, मेरा सवाल क्या था कि क्या साध्वी प्रज्ञा हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है, ये सवाल था। आप चले गए जिहाद पर। चूंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न किया था, मैंने किया प्रश्न, उन्होंने कहा किया, इन्होंने कहा मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इन्होंने कहा था, इसलिए मैंने कहा था कि जानबूझकर ये एक विमर्श चलाया जाता है कि आतंकवाद का धर्म होता है। यदि कोई धर्म ये कहे कि मेरे अतिरिक्त और दुनिया में कोई विकल्प ही नहीं है, तो ये अपने आप में आतंकवाद है, और इस्लाम उसका पर्याय है। आज क्या कारण है कि दुनिया में इस्लाम और आतंकवाद का पर्याय हो चुके हैं। आतंकवाद का धर्म होता है क्या? प्रोफेसर आगे कह रहे हैं आतंकवाद का धर्म होता है। मैं दूसरी चीज कहूँ, देखिए नेहा जी, इस पूरे घटना से एक चीज समझने लायक, धर्म किसने दिया? धर्म की बात, ये जो हिंदू आतंकवाद है, इसके पीछे साजिश क्या थी? इसके पीछे साजिश थी देश के सेना, इसमें पुरोहित ये देश की सेना से आते थे, संत साधु समाज जो साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद और आरएसएस जिसके जो है सुधाकर द्विवेदी और अन्य लोग थे। कांग्रेस का षड्यंत्र यह था कि देश की सेना, देश के साधु समाज और आरएसएस के लोगों को हिंदू आतंक के नाम पर पेंट कर दो, और ये चीज इनके गृह मंत्री ने बोली। एक मिनट, साधु संतों को हिंदू आतंकवाद के नाम पर बदनाम करो, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। काउंटर कीजिए, उसमें आरएसएस को भी लेकर आया, साधु संतों को भी लाया। देखिए, मैं समझता हूं अगर ऐसा कोई भी घटना घटी थी तो मोदी जी की 5 साल से सरकार थी, आज भी एक तथाकथित सबका मोदी जी करेंगे, सबका मोदी जी करेंगे तो मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आप लोग सब मोदी जी में डाल दीजिए। 5 वर्षों तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे देश के, 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश में सरकार रही, 3 बार अरेस्ट किया गया तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। आज इस तरह से किस मुंह से कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष थी तो मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। बताइए, क्या साधु संतों को बदनाम करने के लिए हिंदू टेररिज्म कॉइन किया गया? मैं ये कह रहा हूं, संक्षेप में मैं ये कह रहा हूं कि ये फेयर नहीं है। जैसे 2008 में और अब तक भगवा शांत है, वैसे ही डिबेट में मैं शांत हूं, मगर मैं इतना जरूर कहना, आपको सुन रही है ना जनता, जो शांत है उसको ज्यादा सुनती है जनता। मैं उतना ही कहूंगा कि क्या मिलेगा आपको चिल्लाकर और सत्य को गला दबाकर? क्या मिलेगा? नहीं सर, ये गंदी आदतें बंद कीजिए सर। निसंदेह आप अपने प्लान में कामयाब हो गए, आप अपने प्लान में कामयाब हो गए। ये बेसिक चाहते यही थे, ये चाहते यही थे। ये बोलेंगे जब तक मैं बोलूंगा, ये जब तक बोलेंगे जब तक मैं बोलूंगा, क्योंकि जब मैं खड़ा था ये बात कर रहे थे कि बोले तो चिल्लाना वहां से शुरू करेंगे, तो ये उसमें कामयाब हो गए। पर मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि इस तरीके से बोले ताकि दुनिया समझे कि दुनिया के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब जल्दी से आप लोगों को क्या अपनी बात कहनी है, हाथ खड़ा कीजिए फटाफट, ऐसे नहीं शांत बैठेंगे तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। कौन? आइए।
मेरा सवाल कांग्रेस से है। हिंदुओं को आतंकवादी बोल बोलकर आपको लगता है आप प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बना लोगे? अरे आलोक जी से था। हाँ, जल्दी। मुझे लगता मेरा जैदी साहब से प्रश्न है। रुकिए। हाँ, मुझे लगता है कि नकली हिंदुत्व और कपटी राष्ट्रवाद का धतूरा जो बीजेपी ने चढ़ाया वही चढ़ा हुआ है इन पे। चलिए, हर एक वोट जरूरी होता है। जल्दी। मेरा जैदी साहब से, बोलिए जल्दी। जैदी साहब से प्रश्न है कि जब भी देश हित की, 125 करोड़ लोगों की भलाई की, राष्ट्र हित की बात होती है, आपको उसमें बीजेपी, संघ ऐसी चीज क्यों नजर आने लगती है? क्या यही देश हित की बात करते हैं? भारत और सनातन संस्था आतंकवादी संगठन है, आरएसएस बताए कि इन तीनों संगठनों से इनका क्या रिश्ता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डिसाइड करेंगी। ये बताइए मुझे, एक मिनट जल्दी से, एक आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। हाथ नीचे कीजिए पहले। आप ये बताइए, आप में से कितने मानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ने देना चाहिए? आप में से कितने मानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को हिंदू आतंकवाद की साजिश के तहत फंसाया गया? चलिए देखिए, मैंने पोल के साथ ही एंड किया है। ये राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है कि तुष्टीकरण की राजनीति में धर्म को आतंकवाद के साथ ना जोड़ें। इस मंच से मैं कह दूं, आतंक